नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्तगी रखते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ना ये आपने डिसाइड किया या वहां से आपको निकाला गया, इस बारे में हमें बताइए। साहब, आपकी बातों से लग रहा है हमें कि आपने और इशफाक साहब ने, हमें आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बीजेपी शायद ज्वाइन किया है। कश्मीर क्रम देखने वाले सभी नाज़रीन को हमारा खुलूस भरा आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान साबिक अली साबिक, और आज हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जो हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डीडीसी वाकुरा। आपको पता ही है कि गांदरबल में जितने भी डीडीसी हमें हिस्से में आए हैं उनमें से एक मोहम्मद अशरफ साहब भी हैं हमारे साथ मौजूद इस वक्त हैं, डीडीसी वाकुरा। इनसे हम कुछ सवालात करेंगे और ये उनके जवाब देंगे। अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। अशरफ साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, पहले हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। आपके एरिया में, जो आपके हदी इख्तियार में एरिया आता है, कौन सी डेवलपमेंट हुई है तब से जब से आपने ये ओहदा संभाला है? देखिए साबिक अली साहब, मैं आपको बताते चलूं कि असल में जो मैंने इलेक्शन लड़ा है, ये मैंने काम गिनने के लिए नहीं लड़ा है। मेरे ख्याल में वो कमजोर लोग होते हैं जो अपने काम गिनते हैं, हमने कौम के लिए क्या किया है। हमने जितने भी लाइनें, ड्रेन, सड़क वगैरह जितने भी हमने काम किए हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में हमने पैसे डाला है या हमने ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, मैं नहीं समझता कोई बड़ा तीर मारा है मैंने, क्योंकि मेरा एजेंडा ही यही है कि मैं लोगों के काम आ सकूं, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलातों का अजाला हो सके, तो मेरा ये मिशन ही है। ठीक है, आपका ये फरमाना दुरुस्त है, लेकिन जो लोग हैं, जो आवाम आपको इस वक्त देख रही हैं और जिनके आप इस वक्त सरबराह हैं, आपके हवाले ही सब कुछ किया गया है हुकूमत ने, तो लोगों के मुताबिक कि लोगों के आप काम करते हैं, उसके बावजूद भी लोग नाशुक्री पे क्यों आते हैं, इसका जवाब हमें चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता है साबिक साहब, मेरा जो यूरिडिक्शन आता है कहीं पे मेरे लोग नाशुक्री पे है। जहाँ कहीं भी आप जाओगे तो मैंने कहीं ना कहीं मतलब हर जगह पे काम किया होगा, चाहे कहीं पे ट्रांसफार्मर दिया है हमने, चाहे कहीं पे हमने रोड बनवाया है, चाहे कहीं पे हमने डिस्पेंसरी बनवाई है, चाहे कहीं पे हमने बिजली के खंभे लगवाए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई मेरे खिलाफ बोलता है इसने मेरे इलाके में काम नहीं किया है। तो आपको भी आयाम है साबिक साहब, आप मेरे ही इलाके में आते हैं तो आपको भी पता है कितना काम अगर हम यही आपका ये हमारा जो डब है 8-9 लाख रुपए मैंने इधर डाले हैं हॉस्पिटल बिल्डिंग में, तो बिजली के खंभे जो है वो भी दिए, चाहे मकबर हो कहीं पे, चाहे कहीं पे ड्रेन हो, तो हम तो करते हैं। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि आज जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा मुसीबत आन पड़ा है, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि रिवेरिफिकेशन का जो मसला उन पर आन पड़ा है, तो उस हवाले से उसको आसान बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बातें करने से कुछ नहीं होता है, ग्राउंड पे काम होना चाहिए। हमने वो आगे तक वो मसला पहुंचाया हुआ है, क्योंकि इशफाक जवाद साहब जो हमारे हैं वो भी इस पे बात कर रहे थे, शायद वो मसला हल हो चुका है इनका, जो मतलब कोर्ट वो ने जाना था, तो वो नहीं होगा अब इंशाल्लाह, धीरे धीरे वो मसला हल हो गया। अब हम सीधे आते हैं सियासत पे। हमें बताइए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्तगी रखते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ना ये आपने डिसाइड किया या वहां से आपको निकाला गया, इस बारे में हमें बताइए। देखिए साहब, सबसे पहले मैं सियासत नहीं करता हूं लोगों के साथ, अपने जो लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, मैं उनके साथ सियासत नहीं करता हूं। इस कौम ने बहुत झूठे वादे सुने हैं, मतलब झूठ जितने भी, मुझे लगता है जितने मैक्सिमम लीडर जो थे उन्होंने आवाम को झूठ बोला है, वो आज के डेट में साबित होता है। अगर ये वाकई कौम के रहबर होते, कौम के खिदमतगार होते, कौम को चलाने वाले होते, आज वो घरों में नहीं बैठते, क्योंकि जिसमें ये विजन होता है वो कभी घर में नहीं बैठता है। शायद मुझे लगता है बस ये इसी चीज के पीछे लगे हैं
हमारे हाथ में इकदार का, हमें कभी ये कुर्सी मिल जाए, हम इस पर बैठे, फिर लोगों को वही झूठे वादे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने का आप बताइए कि मैं वहीं पर पूछता हूँ, मैं वहीं पर पूछता हूँ। देखिए, यहाँ अगर कुछ था, कहीं ना कहीं हमें शेर कश्मीर ने मतलब मुसीबतों से निकाला था। जो उनका एजेंडा था, वाकई इसमें दो राय नहीं है, वाकई वो एक लीडर था, अच्छा लीडर था, उसके बाद कोई लीडर नहीं बनाया। कोई ये हक नहीं रखता है लीडर का, क्योंकि तवारी गवाह है, यहाँ वही एक ही लीडर था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और अगर अब उसके बेटे डॉक्टर साहब को ले, उसके बेटे को ले, उमर साहब को ले, तो उन्होंने उस शेर कश्मीर के मिशन को रोन डाला है, पैरों तले रोन डाला है। उन्होंने वो जो उसका एजेंडा था शेर कश्मीर का, वो उन बेड़ियों के हवाले उन्होंने किया जिन्हें फिर रोने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है, अब लोग बहुत परेशान हो गए, लोगों को वो बहुत धोखा दे रहे थे, मुझे सूटेबल नहीं लगा अपना आप। अगर आज लोग उनके साथ कम ही हैं, यानी कि अगर हम आज की बात करेंगे लोग उनके साथ कम ही हैं, लेकिन जब आप और हम इशफाक जबर की बात करेंगे, इशफाक जबर तो पिछली बार उनके साथ एमएलए भी रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और आप भी उनके शाना बशाना चले हैं, या आपको लग रहा है कि आज लोग उनके साथ नहीं हैं, अब आप उनके साथ भाग गए हैं, या आपको लग रहा है कि अब वो किसी और मुद्दे को लेकर बात कर रही हैं, या ये बहाना बनाकर आप उस पार्टी को छोड़ रहे हैं? वजह क्या है? दोनों का हम आपसे जानना चाहेंगे, इशफाक जबर का भी और आपका भी। सुनिए साबिक साहब, बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यही बताऊं, मैं उधर ही पहुंचता हूं। इशफाक साहब एक करेक्टर लीडर है, वो करेक्टर फॉर्मल एमएलए है। मैं आप देखो, खुद देखो आप, मतलब जो फॉर्मल एमएलए यहाँ पे है, कहाँ पे है आगे? आप सेक्रेटरीट जाओगे तो इशफाक जबर के साथ, इशफाक जबर किसी डेपुटेशन के साथ उधर किसी ऑफिसर के साथ बात करता होगा। आप डोकम साहब के पास जाओगे तो इशफाक साहब उधर कोई मसला लेकर गया होगा लोगों का। तो मैं यही कहता हूँ, ये जो फॉर्मल एमएलए है उनको सीखना चाहिए। ये जो हमें लग रहा है कि उनको सीखना चाहिए इशफाक जबर का काम क्या है, इशफाक जबर कैसे लोगों के साथ चलता है, उसका मुझे नहीं लगता है। हमारा एजेंडा ये नहीं है कि इलेक्शन हमारा एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा यही है इस गांधरबल को हम कुछ दें, इस गांधरबल के लिए हम कुछ करें, लोगों को मुश्किलातों से निकाले, लोगों के काम हम आ सके। हमारा एजेंडा यही है, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, आपकी बातों से लग रहा है हमें कि आपने और इशफाक साहब ने, हमें आपकी बातों से लग रहा है कि आपने बीजेपी शायद ज्वाइन किया है। बहुत कह चुके हैं कि आप लोगों ने बीजेपी, और वो बैठ भी गए हैं। आप जो कहते थे आपने बीजेपी ज्वाइन किया, अपनी पार्टी ज्वाइन किया, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, ना करेंगे। क्यों करेंगे? क्या मकसद है? आज के डेट में मुझे बताइए क्या मकसद है कोई पार्टी हम ज्वाइन करें? मैं एक डीडीसी हूँ, मुझे लगता है इशफाक जबर साहब मेरे से ज्यादा काम कर रहा है, और आज के डेट में डीडीसी भी इशफाक जबर को फोन कर रहे हैं, इशफाक साहब हमारा ये काम है, ये करवा दो। वही मैं कह रहा हूँ ना कि काम तभी होता है जबकि इशफाक साहब आज कुछ नहीं है, वो पंच नहीं है, सरपंच नहीं है, फॉर्मल एमएलए है, मगर उसको दर्द है, कहीं ना कहीं उसको दर्द है, कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर है कि लोगों के साथ जुड़ा रहता है, और इलेक्शन का यहाँ कोई मसला ही नहीं है। अगर हम डीडीसी जो भी बने हैं, चाहे वो किसी भी अजला के साथ वाबस्ता है, आप सरकारी मुलाजिम तो नहीं है, आप आवाम के साथ जुड़े हैं, आपने कभी इस पे बात की, आपके इशफाक साहब ने इस पे कभी बात की 35A को वापस लाने की, या जो 370 यहाँ से हटाएगा उसको वापस लाने की? देखिए, ये जो दावा करते हैं हमने रखा था 370 कौम को हाथ बजवाते थे, इस कौम को वो क्यों नहीं लाएंगे? हमें बस इतना है, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है, चलो ठीक है मान लेते हैं, मतलब हमसे कुछ खो गया, हमसे कुछ छिन गया है, फिर क्या हमें कौम को ऐसे ही रखना है? हम 370 के पीछे क्यों पड़ेंगे? वो बैठे, वो आप कहते हैं कोर्ट में है, क्या करे वो? हमारा एजेंडा मैं पहले ही कह चुका, हमारा एजेंडा ये है, हम गांधरबल को कहीं ले जाए। आपको लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का यानी कि वजूद ही नहीं रहेगा? नहीं, वजूद रहे या न रहे वो ऊपर वाला जानता है, अलबत्ता ग्रास रूट पे कहीं ना कहीं लोगों को ठेस पहुंची है। अब वो जमाना नहीं रहा, शेर कश्मीर का जमाना नहीं रहा है।
बाप का कुछ अलग ही होता है, बेटे का कुछ अलग ही होता है। सियासत में आने का आपका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि एक पार्टी तो आपने छोड़ दी है और नई पार्टी किस पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहेंगे और कौन लग रहा है आपको इस वक्त सूटेबल है आपके लिए? देखिए, मैंने पहले ही आपको साबिक अली साहब, मैंने आपको पहले ही मैं कह चुका हूँ कि हमें जहन में नहीं है किस पार्टी में जाए, कौन क्या है, कौन तीसमार खान है, कौन नहीं है। बस हमारा एजेंडा यही रह चुका है, अगर कुछ जिंदगी में करना चाहते हो तो लोगों के काम आ जाओ, अंगारों पे चलना है, फिर देख आपका मुकद्दर फिर खुद ब खुद बनता है। हमारा एजेंडा यही है। हम मतलब वो नहीं सोचते हम कल किसी पार्टी में जाए। हमारा एजेंडा ये है कि हम लोगों के काम आ सके। लोग तो मगर मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। हम क्या, हम भी बैठे हैं ना, हम भी बैठे हैं, लोगों के ज्यादा से ज्यादा हम फायदा पहुंचाए, हम यही कहते हैं। सियासत में आपको कदम रखना ही रखना है, क्योंकि आप वो आने वाला वक्त ही बताएगा ना, वो आने वाला वक्त ही बताएगा कहाँ जाएंगे। अभी प्लान क्या है आपका? कुछ नहीं, बस लोगों की खिदमत कर सके, हम लोगों के काम आ सके। गांधरबल के सभी लोग इशफाक साहब के खिलाफ हैं। जब भी हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर हम गए हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उन्होंने अपने घर को बनाने के बगैर कुछ नहीं किया है। जब वो एमएलए रहे हैं तब से लेकर उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आज कुछ काम होता है वो उसकी जो ज़ौजा है वो डीडीसी चेयरपर्सन वही करती है, बाकी इशफाक साहब ने आज तक कुछ नहीं किया। इस बारे में क्या आप? सुनिए मेरी बात साबिक अली साहब, सुनिए मेरी बात। वो इंसान मुकम्मल नहीं है जिसको शिकायत ही ना हो, जिसकी मुखालफत ना हो, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक शिकायत ना हो। इशफाक साहब ने अगर अब बताने पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा लीडर कहता है अपने आप को एक, उसने भी यही बात कही इशफाक साहब को, आपने मकान बनाया। ये तो लोग कहते हैं, लोग नहीं, सुनिए ना मेरी बात, लोग ही कहते हैं ना, चलिए ठीक है, मगर आज आप जाइए इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इशफाक साहब ने कैसे मकान बनाया बेचारे ने, उसको आज भी बैंक का लोन है। वो तो आप कहते हैं क्योंकि आप दर्दमंद की बात नहीं है, आप रिकॉर्ड होगा ना, चोरी छुपी बात नहीं है, रिकॉर्ड होगा ना, बैंक में रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ एजेंसीज बैठे, आज 10 पैसे का उधर इधर नहीं हो सकता। उस बेचारे ने अगर काम उसके गिने तो गिनने में नहीं आएंगे इतने काम उसने किए हैं यहाँ। और उसका जो वो बेचारा जो एमएलए रहा है, कितना उसने मतलब अपोजिशन में रहा, 2.5 साल रहा ज्यादा से ज्यादा वो एमएलए। उन 2.5 सालों में देखिए इशफाक साहब ने कितने काम किए हैं। अब ये सुनते हैं इलेक्शन आने वाला है फिर टूट पड़ते हैं। नहीं, ये तो सभी लीडर करते हैं। ये आप सियासत में उतरोगे तो आप भी यही करेंगे। देखिए साहब, ये सभी नहीं करते, हम नहीं करते, कम से कम हम नहीं करते। हम आज भी गरीब के पास जाते हैं, कल भी जाते रहेंगे। हम आज भी हाथ मिलाते हैं लोगों से, कल भी मिलाएंगे। तो इनका देखिए ना, इन्होंने क्या किया लोगों के साथ। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, जो नाजरीन है वो देख रहे हैं आपको। हमें बताइए कि आखिर पर ये कि आपको लग रहा है कि गांधरबल में चाहे अब कोई भी एमएलए आए, चाहे कोई भी अब मिनिस्टर बने या जब इलेक्शन हो जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि गांधरबल के अवाम का जो दुख दर्द है वो समझ जाएंगे या गांधरबल के अवाम की मुश्किलातें हल हो जाएगी? हम कोशिश करते हैं उन लोगों की दुख दर्द समझने की। मैं अपनी बात करूँगा, बाकी क्या करते हैं, बाकी को भी चाहिए लोगों के साथ जुड़े रहें, चाहे पीडीपी हो, कांग्रेस हो, अपनी पार्टी हो, लोगों को फायदा पहुंचाए। इसी टाइम पे मत जाहिर हो जाओ, जब इलेक्शन आन पड़ेगा तो निकलो बाजार में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये थे डीडीसी वाकुरा मोहम्मद अशरफ साहब, जिनसे हमने कुछ सवालात किए हैं, उनके जवाब इन्होंने दिए हैं। सियासत में आएंगे आगे या नहीं आएंगे ये इनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल ये थे हमारे साथ मोहम्मद अशरफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कश्मीर क्राउन देखने के लिए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.